हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम वर्कशीट नंबर 19 करेंगे। क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट है और ये कौन सी डेट की है? 18 अगस्त 2021 की वर्कशीट है जिसे आज हम करेंगे। तो इस वर्कशीट में हम जीवन की मौलिक इकाई जो हमारे लास्ट वर्कशीट में था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिज्ञासा दीदी, हमने जाना कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, क्रियात्मक इकाई होती है, लेकिन ये जीवन क्रिया क्या है और एक कोशिका इसे कैसे कर पाती है? तो ज्ञान, जैसे कि तुम जानते हो कि किसी भी जीव के विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे वृद्धि, उत्सर्जन करना, व्यंजन करना, पोषण करना, सांस लेना यानी कि श्वसन लेना इत्यादि। ये सभी आवश्यक क्रियाकलाप जीवन क्रियाएं कहलाती हैं। जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान से संपन्न होती है। प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग कहते हैं, और हर कोशिकांग का विशिष्ट कार्य करता है, ठीक है। प्रत्येक कोशिका में प्लेज्मा झिल्ली, केंद्रक कोशिका द्रव्य होता है। हर कोशिका में ये तीन चीज पाई जाती है, प्लेज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है, जो इन विशिष्ट कार्यों में क्या करते हैं? ये अलग अलग कार्य को करने में मदद करते हैं। दीदी, ये प्लेज्मा कोशिका झिल्ली क्या होती है और इसका कोशिका में क्या कार्य है? तो ज्ञान, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसे वर्णात्मक परागमय झिल्ली भी कहते हैं। जरूरी पदार्थ जैसे O2, CO2, पोषक तत्व, जल इत्यादि विसरण और परासरण की प्रक्रिया से कोशिका के अंदर ये बाहर आते जाते हैं। किसकी मदद से जाते हैं? विसरण और परासरण की मदद से। पदार्थों की गति ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विसरण करते हैं। यदि गति ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो तो उसे हम विसरण कहेंगे। कोशिका झिल्ली में जल का विसरण परासरण कहलाता है, और विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव जल की सांद्रता के आधार पर विलयन तीन प्रकार की होते हैं। जैसे सबसे पहले है अल्प परासरण दाबी। विलयन की कोशिका की अपेक्षा ज्यादा जल और कोशिका फूलने लगेगी, जिसे हम अंत्यपरासरण भी कहते हैं। संपरासरण दाबी में क्या होता है? कोशिका और विलयन में जल की सांद्रता समान होती है दोनों में, और कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इस कोशिका में फूलने लगती है। अति परासरण दाबी क्या होता है? विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल होता है और कोशिका इसमें क्या होती है? सिकुड़ने लगती है। इसी प्रकार पानी में घुलनशील पदार्थ परासरण विधि से कोशिका में चले जाते हैं। जैसा आपको चित्र में दिखाया हुआ चित्र है संपरासरण दाबी का, अल्परासरण दाबी का और अतिपरासरण दाबी का। इसके बाद पादपों में प्लेज्मा झिल्ली की अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। इसके अलावा क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लेज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं, और जिसे जीव द्रव्य कुंचन भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा है, देखो पानी की वो होने पर क्या होता है? ये सिकुड़ गए, ठीक है, चित्र में दिखाया हुआ है। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है? तो आपकी कोशिका झिल्ली क्या काम करती है, क्या है? तो इसके महत्व में हम क्या लिख देंगे कि कोशिका एक सबसे बाहरी परत है जो केवल जरूरी पदार्थ को कोशिका के अंदर या बाहर जाने में मदद करती है, ठीक है, इसलिए इसे वर्णात्मक परागमय झिल्ली भी कहते हैं। और जरूरी पदार्थ जैसे O2, CO2, पोषक तत्व, जल इत्यादि विसरण परासरण प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होते हैं? अंदर या बाहर जाते हैं। और पदार्थों की गति ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, तो इसे विसरण कहते हैं। तो हम इसके महत्व में यही लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जीव द्रव्य कुंचन के चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो ये रहा जीव द्रव्य कुंचन। पादपों में प्लेज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है, और पादप में परासरण द्वारा पानी की कमी, हम यहाँ से लिखेंगे पादप में परासरण में द्वारा पानी में कमी होने पर प्लेज्मा झिल्ली सहित अतिरिक्त पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, इसी को ही हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। और चित्र साइड बोला तो आप ये चित्र बना देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है कोशिका का कौन सा भाग परागमय है? तो कोशिका का कौन सा भाग परागमय है? कोशिका भित्ति। इसके उत्तर में कोशिका भित्ति लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कृष्मिश और लाल रक्त कोशिका को अल्परासरण दाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर करते हैं। आइए, अगर जब आरबीसी को हाइपरटोनिक नामक के घोल में रखा जाता है तो ऑसोमिस द्वारा कोशिका के अंदर से पानी बाहर की ओर चला जाता है और इससे कोशिका क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। जब आरबीसी को
डिस्टल वाटर में रखा जाता है तो ये हाइपोटोनिक घोल पानी सेल के बाहर अंदर की ओर चला जाता है, जो उसकी है उसके अंदर की ओर चला जाएगा, जिससे सेलुलोज जाता है। और जैसे ही अंदर की ओर जाता है तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है। जब कोशिका को एक हाइपोटोनिक समाधान में रखा जाता है तो एक्सोमोसिस होगा, यानी कि किशमिश से निचली घुली एग्रता से किशमिश के कवर करने के माध्यम से उच्च विलेय सांद्रता से पानी निकल जाएगा और इसके कारण क्या हो जाती है, किशमिश सिकुड़ जाएगी। और किशमिश को पानी के नीचे रखा जाता है, जो आसपास की पानी की संघनता किशमिश की तुलना में अधिक होती है क्योंकि वे सूखी होती है, इसलिए यानी हाइपोटोनिक घोल के रूप में काम करेगा और किशमिश के अंदर पानी क्या हो जाएगा, चला जाएगा और नतीजन क्या होगा, किशमिश बह जाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर में हम ये लिख देंगे। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।